सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो तक हमने देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करी। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में हम बहुत सारी इफ़ एल्स कंडीशंस लिखते हैं, राइट। सो हमारे पास अगर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 8 to 10 या उससे भी ज़्यादा कंडीशंस है, तो इफ़ एल्स का जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो उसी के लिए हमारे पास एक है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं अब स्विच स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स रहने वाला है, और इस पे एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट्स क्या करता है, हमारे पास जैसे बहुत सारी अगर हमारे पास कोड ब्लॉक्स है या बहुत सारी कंडीशंस है, तो उनमें से एक को सेलेक्ट करके वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्विच केस ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना जेशेल लॉन्च कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्विच केस से। सपोज हमने वीक में 7 डेज होते हैं, राइट। अब हमने कोई एक नंबर लिया फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने लिया नंबर 2 तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए ट्यूसडे, राइट। अगर मैंने लिया 4 तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए थर्सडे। सो ये कंडीशन हम इफ एल्स से कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इसी प्रॉब्लम को स्विच केस से करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डे, जिसमें हम कोई भी एक इंटीजर रख देंगे। ये वेरिएबल बेसिकली हम पास करवाएंगे स्विच केस में, जिससे हमको पता चलेगा कि हमको कौन सा डे का वैल्यू प्रिंट करवाना है। जैसे कि अगर मैं डे पास करूंगा तो मेरा डे है 2, तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए ट्यूसडे। ठीक है, तो मैंने इंट डे सेट कर दिया है 2। अब हम लिखेंगे स्विच केस। सो स्विच केस कुछ इस तरह से लिखते हैं। स्विच, इसके अंदर हमको लिखना होता है अपना वेरिएबल या फिर जो भी कंडीशन हमको चेक करनी है वो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे। अब हम यहाँ पे अपना स्विच केस लिखना स्टार्ट करते हैं। स्विच केस में क्या होता है, अलग अलग केसेस रहते हैं, तो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं केस 1। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, केस 1। यहाँ पे 1 क्या है, जो हमारी वैल्यू है डे की, राइट। सो अगर हमने यहाँ पे 1 पास करा होता तो ये केस 1 एग्जीक्यूट हो जाता। अभी हमने 2 कराया है तो 2 एग्जीक्यूट होगा। तो पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पूरा एक बार। system.out.println, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मंडे। ठीक है, इतना करने के बाद इसके बाद मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा। ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं, जैसे कि अगर मैंने डे में पास करी वैल्यू 1, ठीक है, तो जब मैं इस कंडीशन में आया तब इसने मेरी वैल्यू चेक करी कि मेरा डे की वैल्यू है 1, तो मैंने प्रिंट कर दिया मंडे। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी जो केसेस है वो एग्जीक्यूट हो, और तो ये यहाँ से ही ब्रेक होके बाहर निकल जाएगा इस एंटायर स्विच केस से, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे केसेस भी एग्जीक्यूट हो, तो हम ब्रेक कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो ब्रेक कंडीशन टोटली ऑप्शनल है, हम अपने यूज केस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस 1। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ऐसे ही केस 2 लिख देता हूं, और ऐसे ही करके मैं टोटल 7 केसेस लिख देता हूं। सो गाइज, मैंने सारे केसेस लिख लिए हैं, केस 1 से लेके केस 7 तक। केस 1 में मैंने मंडे रखा है, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेडनेसडे, केस 4 में थर्सडे, केस 5 में फ्राइडे, केस 6 में सैटरडे, और केस 7 में संडे। और हर केस में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट्स लगा दिए हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि एक बार कोई भी केस एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद वाले केसेस एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, और हमने डे की वैल्यू दी है 2। तो अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे वैल्यू मिल रही है ट्यूसडे। अगर मैं अपनी डे की वैल्यू चेंज करके कर देता हूँ 5, और जब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे वैल्यू मिलेगी। अब मैं वापस सेम कोड को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो 5th डे हमारा होता है फ्राइडे। सो इस टाइप से हमें डे मिलेगा। सो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से स्विच केस के थ्रू ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर यही हम इफ कंडीशन से करते तो हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता और बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती और काफ़ी सारे इफ एल्स लैडर लगाने पड़ते। सो ये एक मेन एडवांटेज है स्विच केस का। सो अब हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़। सो जब भी हम स्विच केस लिखते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग केसेस लिखते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इन केस में से अगर कोई सा भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सो एक डिफ़ॉल्ट केस तो रहता ही है जो हमेशा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो हम एकदम लास्ट में लिख देते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा है और उसके नीचे मैंने एक लाइन लिख दी है। सो अगर मैंने सपोज कोई ऐसा नंबर टाइप किया जो 1 से 7 के बीच में नहीं है, अगर 1 से 7 के बीच में है तो कोई एक लाइन एग्जीक्यूट होकर प्रिंट हो जाएगी, और अगर 1 से 7 के बीच में नहीं है, सपोज मैंने 15 एंटर करा, तो वो इसके अंदर तो किसी भी केस में नहीं आएगी। तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा और हमको ये वाली लाइन दिख जाएगी, दिस इज नॉट अ वैलिड डिजिट। सो अब देखते हैं इसको आउटपुट करा के। सो अभी के लिए मैं अगर इसको एंटर करूं
अब मैं अपनी डे की वैल्यू डाल देता हूँ जैसे कि 19, और अब मैं जब सेम कोड को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में मिला दिस इज़ नॉट अ वैलिड डिजिट, क्योंकि हम इसने पहले एक एक केस को चेक करा और सारे केसेस चेक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट केस में आया और इसने प्रिंट कर दिया वैल्यू दिस इज़ नॉट अ वैलिड डिजिट।